हम डिस्कस करते हैं इटली और जर्मनी का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है बड़ा। इटली को प्रेफर करें या फिर हम जर्मनी आए। और इटली में होता भी ऐसी है कि आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इटली में पढ़ लिया और जर्मनी शिफ्ट आया तो आपका वाला साल ज़ाया जाएगा। कंपैरिजन किया जाए तो इटली में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, आपको कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलता होता। वेल ऑफ नहीं हो या ब्लॉक्ड अकाउंट में मसले आ रहे हैं तो इटली एक बड़ा आइडियल ऑप्शन है आई थिंक बहुत से लोगों के लिए। तो लैंग्वेज सीखने के आपको फ़ायदे बड़े हो जाते हैं। इटली में स्कॉलरशिप मेन चीज़ है, आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त को, उसके पास ब्लॉक सारा कुछ रेडी था, उसने अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो आपको अपनी पिछली जो इनरोलमेंट है वो उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने कैंसिल करा दूंगा। एट द सेम टाइम लीगली आप 2 यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं हो सकते जर्मनी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द MR पॉडकास्ट। मेरे साथ है हसन और हसन की जी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। थोड़ा सा हसन खुद बताएंगे, बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं इस पर। हसन क्या? अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ईयर इटली में था और अभी रिसेंटली मैंने मूव किया जर्मनी में। मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ से, मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। वहाँ से स्विच करके यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैं ब्रांडनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोटबस में मास्टर्स कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस 2 years इन यूरोप। 2 साल हो गए हैं। बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग प्रोफाइल इसलिए लगी है हसन की कि यार इटली भी रह चुका है बंदा तकरीबन 1-1.5 साल, जर्मनी आए हुए भी इन्हें कुछ टाइम हो गया। तो उसी के हवाले से मैंने सोचा कि हम डिस्कस करते हैं। इटली और जर्मनी का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है बड़ा, और कंपैरिजन करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक उनके फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन के फैक्टर्स होते हैं। उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर हम इटली को प्रेफर करें या फिर हम जर्मनी आएँ। तो एक ऐसा बंदा जो कि इटली में भी रह चुका है और अब जर्मनी भी आए हैं, ऑब्वियसली कुछ सोच के आए होंगे और इटली को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। तो हम कुछ सिनेरियोज पूछना चाह रहे हैं कि इटली को आपने क्यों छोड़ा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी हम पूछेंगे कि जब छोड़ ही दिया तो किस तरह छोड़ा। प्लान तो यही था जब मैं पाकिस्तान में था कि मैंने जर्मनी से ही मास्टर्स करना है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी थी क्योंकि पिछले 2 साल से मतलब अपॉइंटमेंट्स का मसला था। अपॉइंटमेंट थी मेरे पास, बट मेरे पास अपॉइंटमेंट आ नहीं रही थी एम्बेसी से। तो मीनवाइल मैंने बाकी कंट्रीज़ देखे। इटली में मैंने अप्लाई कर दिया था तब, और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में। बस मैंने फिर वीज़ा के लिए 2 मंथ के अंदर वीज़ा आ गया था। तो मैंने सोचा कि तब कोविड था, अपॉइंटमेंट नहीं जर्मनी की आई थी। मैंने कहा चलो चलता हूँ और देखूंगा। वहाँ पे मेरा बैकएंड पे था कि मैं मतलब अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ से अप्लाई कर लूँगा या वापस आ जाऊँगा, मेरे पास एक ऑप्शन होगा। क्योंकि मैंने जो एडमिशन था मैंने उसको कैंसिल नहीं करवाया था, मैंने डेफर करवा लिया था। इटली आया था तो यहाँ पे स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही थी मोस्टली, बट मैंने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं चीज़ों को, क्योंकि क्लासेस वगैरह जो थी ऑनलाइन थी और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा चल रही थी वहाँ पे। और इटली में होता भी ऐसी है कि आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आके एक्सपीरियंस किया है कि वाकई मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था कि मैंने यहाँ पे मूव कर लिया है। वहाँ पे मतलब मैंने 2 सेमेस्टर किए थे, उसमें यही था कि मेरे कुछ कोर्स ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये नहीं था कि मतलब मैं बिल्कुल छोड़ के आ गया हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा हो गया था उस चीज़। और एक ये था कि एक्सपीरियंस भी मेरे पास आ गया साल इटली का, और यहाँ से मैंने फिर कंटिन्यू कर लिया। हाँ, ये भी होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इटली में पढ़ लिया और जर्मनी शिफ्ट आया तो आपका वाला साल ज़ाया जाएगा। अक्सर होता है कि सब्जेक्ट्स सेम रहते हैं कुछ डिग्रीज के, तो आपके वो वाले सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो आके कहते हैं चलो ठीक है आप क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करवा लो, वो आपको दोबारा से नहीं पढ़ने पड़ते। एक तो आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, खाली एजुकेशन का ही था या कुछ और भी सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म जॉब्स के हवाले से वहाँ पे क्या सिनेरियोस है? ऑब्वियसली आप वहाँ पे रहे हो तो थोड़ा बंदे को आइडिया हो जाता है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का क्या सीन होता है। कंपैरिजन किया जाए तो इटली में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, आपको कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलता होता। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी से वहाँ से करवा के कॉन्सुलेट से तो वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने होते हैं। ऑलमोस्ट हर बंदा वहाँ पे फ्री एजुकेशन पढ़ रहा है। मेरी फ़ीस थी 3,315 यूरोज़ पर ईयर, बट मेरी वो एग्जेम्प्ट हो गई थी बिकॉज मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। इसके अलावा स्कॉलरशिप था 5,400, वो मुझे मिलता था पूरे साल का। तो वो मैंने 1 साल वहाँ पे स्कॉलरशिप भी लिया है। बट ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरा ये था कि इटली में थोड़ी सी जॉब्स के इश्यूज़ थे। बाकी लैंग्वेज क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आके सीखनी थी, वहाँ पे भी सीखनी थी, और जर्मन लैंग्वेज का ज़्यादा स्कोप है। तो जर्मनी में आपको जॉब्स मार्केट अच्छी है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़े से ये इश्यूज़ थे। तो मैंने डिस्कस किया था, मतलब मैंने खुद भी देखा, मेरे सीनियर्स कुछ मूव किया था वहाँ से, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि मेरे पास एडमिशन है तो मेरे पास एक ऑप्शन है। स्टडीज़ वहाँ से की थी और मेरा ये था कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाने थे कोर्सेज़ कुछ, जो कि मैंने यहाँ पे आके करवा भी लिए हैं। मुझे वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था तो मैंने डिसीजन लिया और मैंने वहाँ से वीज़ा अप्लाई किया था, रिक्वायरमेंट्स पूरी की और मैं यहाँ पे फिर आ गया। इस वीडियो से ना हम कोई ऐसे इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि इटली पढ़ रहे हो तो छोड़ के आ जाओ। ऑब्वियसली आपने अपने कोर्स टू कोर्स देखना होता है। इटली में काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ रैंक भी अच्छी है, जिस तरह बोलोनिया सिपिएंजा थी, दोनों बड़ी अच्छी हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिलानो की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है। ऐसा नहीं कि अगर इटली जा रहे हो तो कुछ ज़ाया कर रहे हो कोई चीज़। मुझे इटली का जो बड़ा प्रो लगता है वो फाइनेंशियली अगर आप वेल ऑफ नहीं हो या ब्लॉक्ड अकाउंट में मसले आ रहे हैं
तो इटली एक बड़ा आइडियल ऑप्शन है आई थिंक बहुत से लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री का, जिस तरह आईटी भी आप इंग्लिश इटली में कर सकते हो, लोग वो डिग्री करने के बाद भी यहाँ आकर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जी आप कहें कि बस इटली में आ गए, अब इटली से जर्मनी आपने आना ही आना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट अगेन कंपेरेटिवली अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ को, तो ऑब्वियसली वो जर्मनी में ज़्यादा है। जर्मन लैंग्वेज ना सिर्फ जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में भी चल जाती है, ऑस्ट्रिया में भी चल जाती है, तो लैंग्वेज सीखने के आपको फ़ायदे बड़े हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये, दूसरा ये कि अपने कोर्स के लिहाज से भी देखना। जिस तरह हसन कोर्स पढ़ रहे थे, उन्हें थ्योरेटिकल चीज़ें लग रही थी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए था चीज़ें। अब जर्मनी में कोर्सेज ज़्यादातर थ्योरेटिकल प्लस जो प्रैक्टिकल हैं वो दोनों की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज़ में जॉब लगना ना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है हमारे लिए। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था अब इटली से जर्मनी शिफ्ट करने का, जो कि आई होप अच्छा डिसीजन हो आगे जाके। अभी तो माशाल्लाह नए नए आए हैं तो और चीज़ें भी एक्सपीरियंस करेंगे। इटली का ओवरऑल वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लाइक सिटी वाइब, कंट्री वाइब आपको कैसी लगी थी, लोग कैसे थे? इटली में अब ये है कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें बता दी कि मेरा क्या सर्कमस्टांसेस थे। इटली में यह है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक अच्छे तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। मेरे यहाँ से जर्मनी में क्योंकि आपने साथ में पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ें। तो इटली में बड़ा आप जो है ना कि स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करते हो और आप कल्चर देखते हो उनका, आप लैंग्वेज भी सीख लेते हो और आपको फ्री वहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज मिल जाते हैं। इटली में स्कॉलरशिप मेन चीज़ है, आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे इटालियंस के साथ आप पढ़ रहे होते हो, वहाँ पे मतलब लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम मास्टर्स कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिफरेंट है, यहाँ पे बैचलर्स करके लोग तो अपनी जॉब में आ जाते हैं। आई थिंक जॉब में भी आ जाते हैं। दूसरा जर्मन जो होते हैं अक्सर वो प्रेफर करते हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज में ही मास्टर प्रोग्राम्स करें, तो एक ये भी रीज़न है। ऑब्वियसली इंटरनेशनली इंग्लिश हमारे लिए तो ईजी है, बट जर्मन्स के लिए वो ये कहते हैं कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जर्मन है, तो जर्मन में मास्टर्स करते हैं। उनके लिए एक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना है अगर कोई कोर्सेज लेते हैं। कुछ लेते भी हैं जर्मन, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, बट कंपैरेटिवली आई थिंक रेशो कम है। अब मेरी क्लास जो थी उसमें हाफ ऑफ दी जो स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की वो इटालियंस थे, बाकी कुछ हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जर्मन इतने ज़्यादा नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज में जाते हैं, वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम इंग्लिश कोर्सेज में जाएँ, ताकि उन्होंने भी आगे मूव करना होता है, उनके अपने प्लान्स होते हैं इटालियंस के भी, कुछ वहाँ पे रहते हैं, कुछ मूव कर जाते हैं आगे। फिर किया अप्लाई सारा, क्या प्रोसीजर था, कितना टाइम लगा? पाकिस्तान से अगर या इंडिया से भी इवन आए तो बड़े मसले रहते हैं हमें अपॉइंटमेंट्स आने के। टाइम एक तो बड़ा लंबा होता है, दूसरा ब्लॉक्ड अकाउंट क्या आपको दिखाना पड़ा था इटली में जब जर्मनी में आ रहे थे, और टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या था, और वहाँ की कोई जर्मन एम्बेसी एग्जिस्ट करती थी जहाँ पर आप गए थे, या क्या किया था? क्योंकि वीज़ा तो शेंजन होगा आपके पास, ट्रैवल तो कर सकते थे आप। शिफ्ट का क्या सीन? शिफ्ट के लिए था कि अगर आपने इरास्मस के लिए आना है, 6 मंथ के लिए आना है, तो वो लोग मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने नेदरलैंड्स गए, स्वीडन गए, उनके लिए मसला था, उन्होंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया था। बट मैंने क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आना था तो मुझे वीज़ा चाहिए था, और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम थी, बट यहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन दी थी उन्होंने। सिर्फ मुझे ब्लॉक अकाउंट पूरा करना था अपना, या तो मेरे पास कोई स्कॉलरशिप होता। तो मैंने ब्लॉक अकाउंट जो है वो मैंने जर्मन एम्बेसी जो है वो रोम से किया था, क्योंकि एम्बेसी में करना होता है, मिलान में थी नहीं, तो मुझे वहाँ से जाके सिर्फ मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी। मैंने डॉक्यूमेंटेशन कितना लगा था अपॉइंटमेंट आने? अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आप पोर्टल पे बैठते हो, ये नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में मैंने पूरा 1 साल वेस्ट किया था अपना अपॉइंटमेंट के चक्कर में। अपने ऑनलाइन करना होता है अप्लाई, इसमें भी ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको स्लॉट्स वहाँ पे मिल जाती हैं, आपने खुद सेलेक्ट कर लेनी होती है। मुझे 2 वीक के बाद की मिल गई थी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 2-2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। लाइक उसमें ये सिनेरियो नहीं होता कि आपने ईमेल कर दी और बाद में कोई पता नहीं रिप्लाई करें या ना करें। आपको बाकायदा स्लॉट्स नज़र आते हैं कि यार इस डेट को ये वाला टाइम स्लॉट वहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करते हो वीज़ा को। क्योंकि मैं देख रहा था रिक्वायरमेंट्स वगैरह तो वहाँ पे भी होती हैं, आपने पूरी करनी होती हैं। अब ब्लॉक अकाउंट एक मेन चीज़ था, बाकी अपॉइंटमेंट मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त को उसके पास ब्लॉक अकाउंट सारा कुछ रेडी था, उसने अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली थी। इस तरह भी होता है, वो कोई मसला नहीं होता। और मेरा वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वहाँ पे। उन्होंने बस मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए सारे, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको जो है ना वो मेल पे बता देंगे। और इंटरव्यू भी नहीं हुआ था? इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा, मैं सिर्फ काउंटर पे गया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपकी फिलहाल 2 जगह पे इनरोलमेंट चल रही है। मैंने उनको कह दिया कि मैं वहाँ से अपनी कैंसिल करवा दूँगा जब मेरे पास वीज़ा आएगा। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर रहे हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री से जर्मनी आ रहे हो, तो आपको अपनी पिछली जो इनरोलमेंट है वो उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने कैंसिल करा दूंगा। एट द सेम टाइम लीगली आप 2 यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं हो सकते जर्मनी में। सिनेरियो था, डॉक्यूमेंट वही जिस तरह आपने बताया, ब्लॉक्ड अकाउंट थे, एडमिशन लेटर था, ऑब्वियसली वो तो आपको चाहिए होता है। हाँ, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और
आई थिंक यही मेन चीज़ें थी, इंश्योरेंस का कोई हो गया, स्टेटमेंट नहीं मैंने लगवाई, डॉक्यूमेंट, ना ही मैं लेके गया हुआ था अच्छा बैंक स्पॉन्सर की कोई स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट मैं लेके गया हुआ था, बट उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो सही, तो आई थिंक बड़ा इजी स्मूथ प्रोसेस है अगर बिल्कुल। वहाँ से और आते हो। एक और चीज़ थी कि मैंने मेल की, मैंने पूछा कि मुझे बता दें मेरी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट है, मैं जाना चाह रहा हूँ जल्दी, तो उन्होंने कहा वेट करो, और अगली मेल में मैंने दोबारा उनको मेल की तो उन्होंने कहा आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपका वीज़ा अप्रूव है, अब आप आगे उठा लो। तो ये मेरे लिए बड़ा वो था कि सरप्राइजिंग था कि मैं टेंशन में था कि पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा। मैंने 1 साल से ज़्यादा गुजार दिया इटली में, और उनको ये भी पता कि मैं 2 जगह पे एनरोल हूँ। उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में कॉल की थी, BTU कोटबस में, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये बच्चा एनरोल है, यहाँ पे पढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इस बारे में। उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा लगा हुआ है, बस आप यहाँ से आके उठा लो। स्मूथ ही हो गया सारा प्रोसेस और टाइमली हो जाती हैं चीज़ें, आपको डिले ही नहीं आता, जो कि अक्सर मतलब बहुत इश्यूज़ हैं यार, आजकल तो बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं ना पाकिस्तान इंडिया में। फुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आए तो डू लाइक इट। हम हसन भाई से कुछ और पॉडकास्ट लेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से लाजमी है, किस तरह आपको स्कॉलरशिप मिला, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इटली और जर्मनी में। तो इस टाइप के टॉपिक अगर आप और सुनना चाहते हैं, वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक द वीडियो। हसन भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मुनीब भाई से मैं मिला था 2 साल पहले, जब ये पाकिस्तान में आए थे, तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी आपसे। और मैंने मीटअप रखा था, 2 लोग ही आए थे और असद भाई साथ थे, तो मुझे बड़ा इनसे कुछ सीखने को मिला, बड़ा मैं इंस्पायर हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठा हूँ दोबारा बर्लिन में, ये आए हैं मिलने, और हम दोबारा बैठे हुए हैं आपस में। वहाँ ना बड़ा परेशान था हसन, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं क्या इंशाल्लाह अब एक काम में पड़ गए हो ना, अब तो अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ सबब बना देते हैं। तो आई थिंक अगर आप इरादा कर लो, फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आ जाते हैं। अगर आपको नहीं मेरा तो हो ही नहीं सकता, कोई सीन है ही नहीं, तब आई थिंक वहीं पे आप बस हार गए हो, वहीं पे फिर कुछ नहीं होगा अगर आपने सोच लिया। लेकिन इरादा, हाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब कंट्री सेलेक्ट करते हो, आपने यूरोप आना है या जहाँ पे भी आना है, तो आप सारी रिसर्च पहले करके रखो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं जब इटली में आ गया तो फिर मुझे पता चला इस चीज़ों का कि यार यहाँ पे जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे लोगों को जानते हो जो PR लेके बैठे हुए बट वो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि यार मैंने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करो, और फिर जो है वो आप उसके ऊपर लग जाओ बस। मुझे 2 साल लगे यहाँ पे पहुँचते हुए, बल्कि 3 लगे, क्योंकि मेरा 1 साल पाकिस्तान में गुजर गया था अपॉइंटमेंट के चक्कर में। बट ये था कि एंड ऑफ द डे आप वहाँ पे आ जाते हो उस कंट्री में, बट यह है कि आप बस जिस कंट्री का सोच रहे हो उसी पे स्टिक रहो, और उसी के ऊपर जो पूरी रिसर्च करो, और फिर एकदम से आप जो है ना वो डायरेक्ट उसी कंट्री में आओ, ना कि आप डिफरेंट पाथ लेके आओ। मैंने 1 साल वहाँ पे गुजारा, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी भी हैं, मैंने लैंग्वेज सीखी, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चल गया था। तो मेरे लिए सेम था, मतलब मुझे कोई वो कल्चर शौक नहीं मिला इतना कि मैं यूरोप से उठ के एक दूसरे कंट्री में आ गया हूँ। मेरे लिए दूसरा सिटी चेंज करना था ऑलमोस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच हसन, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।